हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 9 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल पेपर सेकंड पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल पेपर सेकंड के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 है देन फाइंड करना है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक काम करता हूँ, इन सभी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी में लिख करके 1 बाय 1 आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है ना बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 5/13 है ना, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको फाइंड करना था। बोलोगे ना कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो बना लो बच्चे एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब बोलोगे ना कि सर ये है बच्चे 90 डिग्री। तो याद रखिए बच्चे, आप लोग को बताया हूँ ना मैं कि 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज 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 क्या होता है बच्चे, ये होता है हाइपोटेनियस होता है। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि साइन थीटा, तो यहाँ पर जो बोलते हैं कि क्या है, साइन थीटा है। और जब ये थीटा है ना बच्चे, तो याद रखिए थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, थीटा के सामने हम लोग को बोलते हैं बच्चे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया तो बच्चे बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेस, ठीक है ना, जो बच गया। अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है। आप अपने मन से इसको ए, इसको बी, इसको सी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। हमारा क्या बच्चे यहाँ पर साइन थीटा है। तो आप लोग को एक रूल पढ़ाया था मैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो सोना मतलब होता है बच्चे साइन, मतलब कि साइन का वैल्यू है ये 5/13, मतलब कि परपेंडिकुलर आपको 5 गिवन है और हाइपोटेनियस आपको कितना गिवन है बच्चे, 13 गिवन है, 13 गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, तो इसको एक्स एक्स बोल लो, ऐसे करके एक्स और एक्स बोलो। तो बोलेंगे ना कि गिवन, बोलेंगे कि गिवन गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 है। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू 5x एंड 13x। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग को ना परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपो पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है बेस। तो बेस के लिए क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम लोग बोलेंगे ना द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड में क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस है। तो हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, हाइपोटेनियस है बच्चे हमारा 13x टू द पावर 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, ये है 5x टू द पावर 2 प्लस बेस क्या है बच्चे, बेस हम लोग को तो निकालना ही है। तो बेस टू द पावर 2 छोड़ दो। अब 13x टू द पावर 2 का मतलब होता है ना बच्चे कि 13x को आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 13 × 13 ये होता है बच्चे 169 और x ये होता है x²। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बच्चे, ये आ गया 169x²। और 5x टू द पावर 2 का मतलब होता है बच्चे कि 5x को आपको 2 टाइम्स लिखना है, ऐसे करके। ऐसे नहीं लिखना है 5x × 2, ये गलत है। ऐसा लिखना है 5x × 5x, 5 5 = 25 और x² तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया बच्चे हमारा 25x² प्लस बेस स्क्वायर। तो ऐसे ही छोड़ दो। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना 169x² है, ये प्लस में है 25, इस साइड आएगा ना बच्चे तो होगा माइनस में 25x² और यहाँ पर है बच्चे ये बेस स्क्वायर। 169 में से 25 को आप माइनस करोगे ना तो देखिए ऐसा कुछ करिएगा, ऐसा बता रहा हूँ। 9 में से 5 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 4, 6 में से 2 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 है। तो ये x² इज इक्वल टू ये हो गया हमारा बेस स्क्वायर। तो हम लोग अब बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा, हम लोग अब बोलेंगे कि ना ये बेस स्क्वायर, सॉरी बेस को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखिए बच्चे स्क्वायर है ना, तो जब शिफ्ट होगा तो बच्चे बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 144x²। अब क्या करते हैं बच्चे, अब हम लोग निकालते हैं 144 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि बच्चे ये अंडर रूट में है ना, स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये 2 के टेबल में आता है 72 टाइम्स में, 2 के टेबल में 36 टाइम्स में, 2 के टेबल में 18 टाइम्स में, 3 के टेबल में बच्चे ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में ये 1 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर समझिए कैसे करके कि 144, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 के टाइम से बच्चे 1 और 2, 1 और 2। x है बच्चे 2 बार, तो यहाँ पर x × x दैट इज b, इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि ना ये देखिए इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 × x 12x, मतलब कि ये बेस हमारा क्या आ गया बच्चे, बेस हमारा आ गया
12x आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चे पहला होता है बच्चे साइन, तो दूसरा क्या है बच्चे कॉस है। क्या है कॉस है, तो हम लोग निकालते हैं कॉस के बारे में, हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा, तो कॉस क्या होता है बच्चे, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बच्चे, बेस है हमारा, ये देखिए बेस है हमारा BC और हाइपो क्या है बच्चे AC है। तो बेस है हमारा BC और हाइपो क्या है बच्चे, हाइपो है AC, हाइपो है AC। तो BC ही बच्चे क्या है बेस, बेस क्या है बच्चे, तो ये हो गया 12x और AC कितना है बच्चे, AC हम लोग को पता है कि ये क्या है बच्चे 13x है। क्या है ये है 13x, ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये क्या है 13x। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 12/13। अब यहीं पर निकाल दे रहा हूँ, तो कॉस पर हम निकालते हैं बच्चे tan का। तो tan थीटा कितना होगा बच्चे, तो tan थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है बच्चे AB, ये देखिए परपेंडिकुलर है AB और बेस है बच्चे BC। तो परपेंडिकुलर है बच्चे AB और बेस है बच्चे BC। तो AB कितना है बच्चे, AB है हमारा 5x, AB कितना है बच्चे, AB है हमारा 5x। तो यहाँ पर AB है 5x और BC कितना है बच्चे 12x है, 12x। तो x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया बच्चे 5/12 आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया। साइन का उल्टा अब निकालते हैं बच्चे कॉसेक। क्या निकालते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या होता है बच्चे, कॉसेक होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अच्छा हाइपोटेनियस क्या है बच्चे, हाइपोटेनियस है हमारा AC और परपेंडिकुलर क्या है बच्चे AB। तो AC/AB हम लोग बोलेंगे कि AC/AB। AC कितना है बच्चे, AC है 13x और AB कितना है बच्चे 5x है। तो x से x कट गया, तो यहाँ पर आ गया बच्चे 13/5। अब कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चे, सेक होता है। तो सेक होता है हाइपो बाई बेस, हाइपो बाई बेस। तो अब निकालते हूँ सेक थीटा, सेक थीटा होता है बच्चे हाइपो बाई बेस। अच्छा हाइपो कितना है बच्चे, हाइपो है हमारा, हाइपो तो AC ही है, हाइपो AC है और बेस क्या है बच्चे, बेस है हमारा BC। तो AC हमारा 13x है, AC हमारा 13x है और बेस क्या है बच्चे 12x है, 12x है। तो x से x कट गया, तो हमारा क्या हो गया बच्चे 13/12 आ गया। अब tan का उल्टा होता है बच्चे कॉट, कॉट होता है बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan का उल्टा होता है बच्चे कॉट, कॉट थीटा। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है बच्चे BC है और परपेंडिकुलर क्या है बच्चे AB है। तो BC कितना है बच्चे, ये है 12x और परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, ये है 5x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 12/5। इस तरीके से आपका ये प्यारा सा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, आप तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ना कि प्रूव दैट द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 360 डिग्री। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अपने से बना लो एक क्वाड्रिलेटरल अपने मन से कैसा भी। तो हम लोगों ने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, कैसे बना सकते हो, हम लोगों ने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, ऐसे करके बना लो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। ये हम लोगों ने बना लिया ऐसा करके क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसमें कितने बच्चे एंगल है, इसमें 4 इंटीरियर एंगल है। मतलब कि ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चे 360 होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो लिखते हैं, प्रूफ करते हैं, है बहुत ही आसान। तो बोलो कि गिवन क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। बस यही क्या है बच्चे, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब लिखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर, ये हो गया हमारा गिवन। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना कि ना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इसको सम करने में बच्चे 360 डिग्री आएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ना, ऐसा बोल सकते हो ना कि एंगल A को बोलोगे कि एंगल DAB प्लस एंगल B को बोलोगे एंगल ABC प्लस C को बोलोगे एंगल BCD प्लस D को बोलोगे एंगल CDA, सबको प्लस करने पर बच्चे 360 डिग्री आएगा। ये प्रूफ करना है। देखिए बीच में A है तो यहाँ पर इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, बीच में B है तो इसकी बात कर रहे हैं, बीच में C है तो इसकी बात कर रहे हैं, बीच में D है तो इसकी बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे कि टू प्रूव। अच्छा प्रूफ करने के पहले हम बोलते हैं बच्चे कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो सर कंस्ट्रक्शन क्या करना है, CONSTRUCTION,
कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एसी को ज्वाइन कर लो या बीडी को ज्वाइन कर लो, जिसको मन है उसको ज्वाइन कर लो, मन है तो एसी को ज्वाइन कर लो, और मन है बीडी को तो बीडी को ज्वाइन कर लो। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ज्वाइन एसी, क्या किया हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया एसी। अब एसी को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बन गया बच्चे, दो ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे ना, ऐसे करके बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में बोल सकते हैं ना कि ना, ये देखिए ऐसा कर समझिएगा ना, हाँ ब्लैक पेन से बता रहा हूँ। तो देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे ना कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, सी ए बी मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, बीच में ए आया है, प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, बी बीच में आया मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, बी सी ए मतलब कि इसकी बात कर रहा हूँ। इन तीनों का सम क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। कैसे, तो बोलोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल का। इसको हमने बोल दिया बच्चे कि क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। सिमिलरली, इस पेन से नहीं, इस पेन से बोलता हूँ, सिमिलरली आप बोल सकते हो ना कि ना, देखिए ये एक ट्राइंगल है, तो बोलूँगा कि ना कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों एंगल का सम भी क्या होगा बच्चे, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, तो इसे बोलूँगा ना कि एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी प्लस डी ए सी का मतलब है ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बीच में ए है, प्लस एंगल ए डी सी, प्लस एंगल ए डी सी मतलब कि इसकी बात कर रहा हूँ, और प्लस एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोल दूंगा कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और फिर से ये क्या है बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चे, तो आप समझिएगा ना। देखिए इसको आप ना ऐसा भी लिख सकते थे, डी ए सी को आप सी ए डी भी लिख सकते थे, तो भी बच्चे बीच में क्या आता, ए ही आता। देखिए डी ए सी बोल लो तो भी यहाँ ए वाला एंगल की बात करेंगे, और सी ए डी बोल लो तो भी इसकी बात करेंगे। आप यहाँ पर ए डी सी की जगह सी ए डी भी बोल सकते थे, डी सी ए की जगह ए सी डी भी बोल सकते थे, तो भी कोई गलती नहीं करता। तो अब हम बोलेंगे ना कि ना एडिंग इक्वेशन, तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एलएचएस से ऐड होगा, आरएचएस से ऐड होगा। तो एलएचएस क्या है बच्चे, एलएचएस है हमारा एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, फिर प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए, फिर इक्वल 180 और 180, आरएचएस से प्लस हो गया और एलएचएस से प्लस हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग बोलेंगे ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा कि ऐसा समझिए, हाँ यहाँ पर विजुअल है ना, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ से समझिएगा ना कि ना हम लोग ना इसकी बात करते हैं सी ए बी। देखिए सी ए बी ये वाला एंगल, सी ए बी ये वाला एंगल है, और देखिए इसको टिक कर लिया मैं सी ए बी, और यहाँ पर बच्चे बोलूँगा कि डी ए सी ये वाला एंगल है। तो बच्चे ये दोनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों को प्लस करने पर ये एंगल बन जाएगा। सर समझ में नहीं आया, समझाइए, अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी को मैं एक साथ कर लिया, और प्लस ए बी सी को ऐसे ही छोड़ दो, बी सी ए। अब देखिए बी सी ए ये वाला एंगल, तो एंगल बी सी ए और प्लस एंगल डी सी ए बोल लो। देखिए यहाँ पर लिखा है ना डी सी ए ये वाला एंगल डी सी ए। देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस वाले को मैं इसके साथ लिखा हूँ, और ये वाला एंगल बी सी ए इस वाले को मैं इसके साथ लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ बताता हूँ। और प्लस एंगल ए डी सी यहाँ पर है, तो इसको ऐसे लिख लो ए डी सी, और 180 प्लस 180 ये हो गया बच्चे 360 डिग्री। अब समझिएगा ना बच्चे, समझा रहा हूँ यहाँ पर समझिएगा कि सी ए बी और डी ए सी, देखिए सी ए बी ये वाला एंगल, फिर डी ए सी ये वाला एंगल,
तो दोनों को जब हम प्लस कर दूंगा तो ये बन जाएगा एंगल डी ए बी बन जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये डी ए बी बन गया है पूरा एंगल। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है एंगल डी ए बी प्लस ए बी सी तो था ही, उसको ऐसे छोड़ दो ए बी सी प्लस बी सी ए, इसको समझिएगा बी सी ए, तो ये वाला एंगल बी सी ए ये वाला एंगल, और सी डी ए सॉरी डी सी ए ये वाला एंगल। तो दोनों को प्लस करने पे क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा हमारा एंगल बी सी डी पूरा बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा एंगल बी सी डी, ये बन गया हमारा एंगल बी सी डी प्लस यहाँ पर एंगल ए डी सी था ही। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ऐसा करके ना बोल सकते हैं ना कि डी ए बी ये हो गया पहला एंगल, ए बी सी ये हो गया दूसरा एंगल, बी सी डी ये हो गया तीसरा एंगल, और ए डी सी ये हो गया चौथा एंगल। देखिए चारों एंगल का सम करने पे कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर ऐसे करके कि देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सभी को सम करने पर 360 डिग्री आ गया, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, और यही हो गया बच्चे हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर होता है बच्चे हमारे यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ना बच्चे, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा और 4 को 4 लिखते हैं। तो बोलोगे सर 5 कहाँ गया, तो बच्चे 5 था मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो बच्चे डिवाइड में। तो देखिए बच्चे ये जो क्वेश्चन हो गया ना बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू था गिवन था, तो हम लोगों ने क्या किया था, बनाया था एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें भी हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे आप लोगों को फिर से बता दूं ना कि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने ना सॉल्व भी करवाया था। आप लोग अगर सर्च करोगे ना कि क्लास 9 का चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मतलब कि प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है ना। उसके थंबनेल में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 एंड 7 करके लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बच्चे मैंने क्या किया, उसमें दोनों मेथड को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड को समझते हैं जो कि बहुत ही ईजी होता है और सभी में वो मेथड को लगाना है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, tan थीटा है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर बोलते हैं बच्चे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। 90 के सामने वाले को बोलते हैं हम लोग हाइपो, ये क्या है, हाइपो है। ये बोलते हैं कि थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो हम लोग बोलेंगे ना, जब भी कुछ ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल। तो तोल मतलब कि यहाँ पर tan थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है। तो ये परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, 4 है, मतलब कि ये 4x है, और बेस दिया है बच्चे, बेस क्या है बच्चे, ये 5x है। तो हम लोग को निकालना है हाइपोटेनियस। तो हम लोग बोलेंगे ना, ऐसा करके बोलेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग बोलेंगे ना कि ना ऐसे करके बोलते हैं, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड हमारा क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको लेट कर लो ना, इसको ना लेट कर सकते हो कि यहाँ पर ऐसे करके ना लेट कर लो कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू 4x बाय 5x है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्या है बच्चे, ये है 4x का स्क्वायर प्लस है 5x का स्क्वायर। तो अभी बताया था 4x का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 16x स्क्वायर होता है, और 5x का क्या होता है बच्चे, ये होता है 25x स्क्वायर। 4x का पावर 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसका मतलब होगा 4x मल्टीप्लाई 4x। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 25 प्लस 16 को प्लस करोगे ना तो 6 प्लस 5 11 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पर 41x स्क्वायर, यहाँ पर h स्क्वायर को h स्क्वायर ही लिख देंगे बच्चे। यहाँ का ना स्क्वायर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट होकर चल जाता है बच्चे, यहाँ पर ऐसे बन जाता है स्क्वायर रूट। तो ये h इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, ये अब जब आप निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 41 का, तो 41 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 41 में से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर में से क्या होगा बच्चे, एक्स बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा √41 एक्स आएगा। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया बच्चे, हाइपोटेनियस हमारा आ गया बच्चे √41 एक्स आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना बच्चे, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस का निकालना है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग फाइंड करते हैं बच्चे पहले साइन थीटा का वैल्यू। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर साइन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपो है बच्चे ए सी।
तो ए बी क्या है बच्चे, ए बी है हमारा 4x और ए सी है बच्चे √41x। तो हम लोग बोलेंगे कि ये x से x कैंसल आउट, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4/√41। सेकेंड है हमारा यहाँ पर कॉस थीटा, तो बोलेंगे कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपो होता है, तो बेस है बच्चे BC और हाइपो है बच्चे AC। BC है बच्चे हमारा 5x और AC है बच्चे हमारा √41x। तो x कट गया, तो यहाँ पर आ गया बच्चे 5/√41। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके कि देयरफॉर हम लोग लिखते हैं इसका कि 5 sin थीटा -3 cos थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर है sin थीटा और +2 cos थीटा है। तो यहाँ पर ना देखिएगा ना 5 को तो 5 लिख दिए, cos थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर आया है मल्टीप्लाई बाय 4√41। याद रखिए 5 और साइन के बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन है, फिर यहाँ पर है -3 को 3 और cos के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। cos का वैल्यू है बच्चे, cos का वैल्यू है 5/√41 और फिर यहाँ पर है डिवाइड, फिर हम लोग का है साइन थीटा कितना है बच्चे, ये है 4/√41 और फिर यहाँ पर है +2, कॉस का वैल्यू है बच्चे 5/√41। तो समझ में आएगा ना ये बच्चे, यहाँ समझिएगा ना कि 5 4 जा 20 और √41 ऐसे लिख दिए, 3 5 जा 15 और √41 ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर 4√41 + 5 2 जा 10 √41। यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर सो नहीं हो रहा था, यहाँ पर समझिएगा। अब हाँ, हम लोग बोलेंगे ना कि जब भी क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम टू सेम होता है ना, तो हम लोग उसको लिखते हैं एक बार और यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर 20 - 15, फिर डिवाइड का साइन था, फिर देखिए दोनों का ना सेम टू सेम है, यहाँ पर सेम टू सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसे करके √41 को √41 लिख दिए उसको एक बार, और ऊपर में क्या है बच्चे, यहाँ पर 4 और 10 है, तो यहाँ पर 4 + 10 कर दिए। फिर यहाँ पर समझिएगा कि 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा बच्चे 5/√41, फिर डिवाइड का साइन, 4 और 10 को प्लस करेंगे तो आएगा 14 और यहाँ पर है √41। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 5/√41 है। जब भी कोई नंबर डिवाइड में रहता है ना तो चले जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये चले गया मल्टीप्लाई में और यहाँ पर नीचे में बच गया 14। हम लोग बोलेंगे कि √41 से √41 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग अब यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 5/14 और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ना कि रेडियस ऑफ अ बाइसिकल व्हील, मतलब कि साइकिल का है ना एक व्हील है ना, उसका रेडियस कितना है बच्चे 35 सेंटीमीटर। मतलब कि ये कुछ ऐसा है कि मान लो कि साइकिल का क्या है बच्चे, ये व्हील है, ये क्या है साइकिल का एक व्हील है, साइकिल का ये व्हील है, इसका रेडियस क्या है बच्चे, रेडियस है इसका 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चे, ये रेडियस, तो रेडियस r = ये होगा 35 सेंटीमीटर। आगे बोला जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 500 कंप्लीट रोटेशन। तो अगर ये व्हील क्या करता है 500 बार पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चे देखिए आप लोग को पहले हम बता दूं ना कि ना देखिए अगर मान लो ना कि ये साइकिल का क्या है, व्हील है, तो देखिए ये ऐसे करके ना रोटेट करेगा, ये ऐसे करके ये रोटेट करेगा ना, तो ये ना एक रोटेशन में क्या करेगा बच्चे, जितना डिस्टेंस कवर करता है ना, जितना डिस्टेंस कवर करता है वो होता है बच्चे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। देखिए सपोज करिए कि एक सर्कल है, इसको क्या करिए आप कैंची से कट करिए, तो कट करोगे ना तो बच्चे ऐसे करके कट कर दिए, तो फिर इसको पकड़ करके जब तक खींचोगे ना तो ये जितना लेंथ होगा ना बच्चे, ये होता है एक चक्कर करने में, एक रोटेशन करने में कितना डिस्टेंस कवर किया है ये उसके इक्वल होता है। या फिर ये पूरा जो एक सर्कल होता है ना, ये होता है सरकमफेरेंस के इक्वल, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस के इक्वल। मतलब कि ये देखिए सर्कल का क्या है बच्चे, सरकमफेरेंस है ना, तो ये जब ऐसे करके जब ये रोटेट करेगा ना तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक बार में ये जो कवर करेगा ना, ये होता है बच्चे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि गिवन रेडियस ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील, तो बाइसाइकिल व्हील का रेडियस ना इसको r बोल दो, r = है 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं ना, ऐसे करके बोलोगे कि डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होता है ना बच्चे, वो इक्वल होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के, सरकमफेरेंस ऑफ
सर्कल के क्या होता है बच्चे, वो इक्वल होता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि 500 कंप्लीट रोटेशन करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर डिस्टेंस कवर इन 500 रोटेशन इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या होता है बच्चे, होता है 2 पाई आर। तो 500 को 500, 2 को 2, पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चे 22/7 होता है, और आर का वैल्यू क्या है बच्चे 35 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हमारा यहाँ आ गया 500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना, ऐसे समझिएगा कि 500 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया बच्चे 1000, मल्टीप्लाई इन दोनों कर लो मल्टीप्लाई, तो बोलोगे कि 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 सेंटीमीटर। हम लोग अब इसको करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 11 1 जा 11 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये हो गया 11,000 सेंटीमीटर। तो बच्चे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, या फिर हम लोग किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं इसको, तो इसको मीटर में ही चेंज कर लो। तो हम बोलेंगे ना कि इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है मीटर में चेंज। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1100 मीटर क्या करेगा बच्चे, ये डिस्टेंस कवर करेगा। जब ये क्या करेगा 500 चक्कर लगाएगा तब। तो बच्चे याद रखिए, याद क्या रखना है, याद इसमें बस कॉन्सेप्ट यही है ना कि एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है ना, वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल। हमसे पूछा था कि 500 का, तो हम लोगों ने उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमसे पूछता है अगर 1000 का, तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है ना बच्चे, हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास नहीं बच्चे मार्क्स होगा, MARKS, मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इज एज फॉलो। मतलब 100 स्टूडेंट ने कितना कितना मार्क्स लेकर के आए हैं ना एग्जाम में, वो बताया जा रहा है। और बोला जा रहा है ना कि मेक अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, आपको बनाना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या जिसका नाम होता है ओजाइव या ओगिव। आपको ओगिव बनाना है इस डाटा का यूज करके। तो बच्चे ये सेम टू सेम क्वेश्चन जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा था ना एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5, तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था। तो मैं ना इस वीडियो में ना क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं इसी एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन नंबर 5 का मैं वीडियो क्लिप को कट करके क्या कर रहा हूं, इस वीडियो में पेस्ट कर रहा हूं। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा वीडियो। तो चलिए आप लोग क्या करता हूं, मैं एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5, या यूं बोल लो सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को मैं समझाता हूं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं और उसको समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मतलब कि इसमें ना मार्क्स का ना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट की। 100 स्टूडेंट ने कितना कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको इसमें दिखाया जा रहा है कि 0 से 10 मार्क्स 7 बच्चों ने लेकर के आया है, 30 से 40 मार्क्स 51 बच्चों ने लेकर के आया है, और 50 to 60 मार्क्स 3 बच्चों ने लेकर के आया है। अब बोला जा रहा है आगे कि मेक अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब आपको ना ओजाइव या बोले तो ओगिव बनाना है आप लोग को इस डाटा का यूज करके। अब आपके स्कूल में अगर क्या करते हैं, सिंपल सा लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो अगर आप लोग के टीचर बोलते हैं ना कि आप क्या करिए, लेस देन मेथड या मोर देन मेथड, दोनों में से जो मन करे वो बना सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूं, आप लोग को दोनों बना के दिखाऊंगा। टीचर अगर आप लोग को दोनों बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा, लेस देन मेथड भी और मोर देन मेथड भी। अगर आपके टीचर बोलते हैं नहीं आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, कोई भी एक बना सकते हो, या तो लेस देन या तो मोर देन, तो आप कोई एक बनाइएगा, अदरवाइज आप क्या करिएगा दोनों बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको दोनों बना करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, जो है ना लेस देन मेथड और मोर देन मेथड, वो क्या करूंगा आप लोग को इस पेपर में बना कर दिखाऊंगा, इस कॉपी में बना करके दिखाऊंगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं ना ग्राफ पेपर में बना करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को दोनों मेथड आ जाए आसानी से, मतलब कि दोनों पेपर में आ जाए आसानी से बनाने के लिए, कैसे बनाते हैं इस पेज पर और कैसे बनाते हैं ग्राफ पेपर के पेज पर। ठीक है ना, तो देखिए बच्चे जब भी हम लोग को बोलता है ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए, तो हम लोग के पास ना दो मेथड होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं लेस देन मेथड। सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं किस मेथड से, सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं लेस देन मेथड से। तो लेस देन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम लोग ना 3 बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, तो बनाते हैं 3 कॉलम।
तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चे, टेबल बन के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना जो भी दिया रहता है। यहाँ पर क्या है बच्चे, मार्क्स ऑब्टेन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन। तो बच्चे ये देखिए ना, याद रखिए ना, जो भी इसमें क्या होता है, क्लास मार्क दिया रहता है ना, क्लास मार्क बोल रहा हूँ, क्लास इंटरवल दिया रहता है ना, सारे को चूज करते हैं। भले भले 0 है तो लिखेंगे लेस देन 0, फिर 10 है तो लेस देन 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60 तक है तो 60 तक पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप लिखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर आप लिखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप क्या करिए यहाँ पर लिख लो आप फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखोगे CUMULATIVE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बच्चे लेस देन के लिए क्या करते हैं, तो लेस देन 0 बताओ, तो 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम कितना फ्रीक्वेंसी है, तो बोलो सर 0 से कम कुछ भी नहीं सर, 0 ही है, ठीक है ना। फिर बाकी जो गिवन रहता है उसको पूरा लिख दो। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 10, यहाँ पर 23, यहाँ पर 51, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। तो बच्चे देखिए याद रखिए ना कि टोटल ऐड करने पे कितना चाहिए, 100 आना चाहिए। अगर 100 आ रहा है तो ही आप सही कर रहे हो, अदरवाइज नहीं सही कर रहे हो। आप लोग को ये दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी आप लोग को बस इतना ही बोला रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर जो 0 है ना सर, 0 को 0 ही लिखते हैं। फिर सर यहाँ पर सर क्या करते हैं सर, 0 और 7 को, मतलब कि देखिए ना लेस देन 10, 10 से लेस कितना है, तो 10 से लेस बच्चे 0, यहाँ का 0 भी होगा और 7 भी होगा। तो यहाँ पर बोलो कि 7 है, और ये 7 आया कैसे है, ये 7 आया कैसे है, तो आप बोलोगे ना कि जो 7 है ना बच्चे वो 0 + 7 करने से आया है। आप ये चीज़ को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा। फिर यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलोगे कि 0 + 7 और +10, इसको प्लस करने पर कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 17। फिर यहाँ पर बोलोगे कि 0 + 7 + 10 + 23, तो 17। तो देखिए तो 10 और 20 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40, यहाँ पर 40 हो गया। फिर 0 + 7 + 10 + 23 + 51, तो बोलोगे कि 40 में 51 करेंगे ना बच्चे, तो ये आएगा आपका 91 आएगा। फिर 0 + 7 + 10 + 23 + 6, सॉरी 51 + 6, तो जब इसको प्लस करोगे तो 91 में जब +6 करोगे ना तो यह होगा 97, और 97 में जब +3 करोगे तो ये होगा 100। और इससे बोल सकते हो कि 0 + 7 + 10 + 23 + 51 + 6 + 3, ऐसा करके आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना बोले ना आपके टीचर कि क्या कर रहे हो आपने तो चीटिंग करके लिखा है ये, नहीं बच्चे आप ऐसा करके शो कर दीजिएगा ताकि टीचर को लगेगा ना कि आपने समझ के बनाया है, ठीक है ना। तो बस इतना ही हो गया लेस देन मेथड के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कर्व जो है ना बच्चे थोड़ा सा ना बाद में बताता हूँ। इसका यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चे, मैं मोर देन मेथड का भी निकाल के आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मोर देन मेथड में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लेते हैं यहाँ पर मोर देन मेथड। तो मोर देन मेथड में भी ऐसे करते हैं, 3 टेबल है तो 3 टेबल बनाते हैं हम लोग, जैसा इसमें बनाया था मैं। तो 3 टेबल बनाऊँ इसमें। देखिए बच्चे यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है बच्चे, मार्क्स ऑफ 10 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स ऑफ 10, यहाँ पर लिखते हैं MARKS मार्क्स ऑब्टेन्ड। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको भी लिख लो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड हम लोग लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओहो CUMMU, डबल एम नहीं होता है ना, CUMU होता है, LATIVE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे यहाँ पर ना बच्चे यहाँ पर लेस देन 0 लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 0, मोर देन 5, सॉरी मोर देन 10, मोर देन 20। तो जो यहाँ पर है सेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए। तो देखिए बच्चे अब यहाँ पर देखिए ना, ध्यान से आप समझिएगा ना, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, समझने का ये बोल रहा हूँ ना कि ना देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है सबसे पहले ना, यहाँ पर ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको कवर अप कर लो, इसको कवर अप कर लो ऐसे करके, इसको ऐसे करके क्लोज कर दो, पूरे इस टेबल को बंद कर दो ऐसे,
ठीक है ना। देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें ना नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सर कैसे जाते हैं वो बताइए, सिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सिखा ही रहा हूँ। तो हम बोलेंगे ना कि सर ये देखिए यहाँ पर ना बच्चे फ्रीक्वेंसी देखिए ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोर देन 60, 60 से जीरो, सॉरी मोर देन 60, 60 से ज़्यादा। तो बोलोगे ना सर यहाँ पर ना सर 60 से ज़्यादा, सर 60 से ज़्यादा, सर 60 से ज़्यादा, सर किसी का भी बच्चे का नंबर नहीं आया है, 60 का किसी का नंबर नहीं आया, मतलब कि 60 पे क्या है बच्चे, जीरो है, 60 पे क्या है बच्चे, यहाँ पर जीरो लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर जीरो लिखोगे। समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में, 60 ज़्यादा किसका, किसी का भी नंबर नहीं है। फिर बाकी जो वैल्यू उसको लिख दो, 3 6 51, तो यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 6, यहाँ लिखोगे 51, फिर यहाँ पर 23 10 7, फिर यहाँ 23, यहाँ 10, यहाँ 7। तो हम लोग बोलेंगे ना कि मोर देन 60 में ना यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब मोर देन 50 तो बोलेंगे ना कि सर 50 से ज़्यादा कितने लोगों का नंबर है, 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर 0 + 3 तो 3 लोगों का नंबर है। 50 से ज़्यादा देखो कितने लोगों का नंबर है, 3 लोगों का नंबर है कि नहीं है, तो है ना 3 लोगों का नंबर। तो बस वही है बच्चे, 50 से 0 कितना बच्चे 3 आया है, ये कैसे आया है, तो बोलोगे कि ये 0 + 3 करने से आया है। ऐसे ही करते जाओ इसको, तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर इसके लिए करेंगे कि 0 + 3 + 6 करेंगे, तो 6 + 3 9। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 0 + 3 + 6 + 51, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 + 51, ये हो जाएगा 60। फिर यहाँ पर बोलेंगे कि 0 + 3 + 6 + 51 + 23, तो बोलेंगे कि 60 + 20 80, 80 और 3 ये हो जाएगा 83 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोलेंगे कि 0 + 3 0 + 3 + 6 + 51 + 23 + 10, तो 83 + 10 ये हो जाएगा 93, और 93 + 7 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 0 + 3 + 6 + 51 + 23 + 10 + 7। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कैसे मैंने बनाया है। देखिए बच्चे यही है, सिंपल सा ना, आप लोग कैसे करना है, जो यहाँ पर लिखा था ना आप लोगों के लिए कि ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना किसी भी क्लास का, वो सम होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। मतलब कि देखिए इस क्लास का मेरे को अगर निकालना है फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस फॉलोइंग इट, जो इसके नीचे में था। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया। अब इसके लिए क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। मतलब कि अगर सपोज करो मुझे इसका निकालना है फ्रीक्वेंसी 30 वाले का, तो इसमें देखो इस दैट क्लास के फ्रीक्वेंसी को मैं प्लस करूंगा एज वेल एज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर इट, और जो इसके ऊपर का क्लास था उसके भी क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। तो ऐसे निकालते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो बच्चे देखिए हमारा यहाँ क्या हो गया है, हमारा यहाँ लेस देन और मोर देन मेथड का हमारा यहाँ टेबल बन के रेडी हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कर्व बनाते हैं, या हम बोलो कि हम लोग क्या करते हैं, ओजाइव बनाते हैं इन दोनों के लिए। देखिए बच्चे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर लेस देन मेथड का कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेस देन मेथड का कर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट डाल दिया यहाँ पर कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट लिख दो, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी कर्व। तो देखिए कैसे बनाना है बच्चे, तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है वाई एक्सिस पे, और मार्क्स ऑप्टेन को लेना है बच्चे एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग लेते हैं इसको वाई एक्सिस पे, तो हम लोग ऐसे करके पहले कर लेते हैं, ये यहाँ तक में आई थिंक, हाँ यहाँ तक में हो जाएगा, तो बस यहाँ तक काफ़ी है। फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं एक्स एक्सिस यहाँ पर, ये ऐसे। बच्चे बड़े आराम से बनाइएगा ना, गलती मत करिएगा। ये आपको बता रहा हूँ कि इस जब लाइनिंग वाला कॉपी आप लोग को मिलेगा, आप लोग को अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गया है बच्चे, मैक्सिमम 100 तक गया है। तो यहाँ पर अगर आप 0 लेते हो तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये 10 है, देन 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 तक आप लिख सकते हो ऐसा करके। ठीक है ना बच्चे, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि नहीं, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0 10, मतलब कि जो यहाँ पर वैल्यू रहता है ना उसको लिखते हैं। तो 0 है तो 0 पहले लिखा हुआ है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके कितना 6 तक जाना, 6 सेंटीमीटर तक, या 6 सेंटीमीटर को ऐसे कर लो, ऐसे करके बोलो कि यहाँ पर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। ज़्यादा जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो 0 तो हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये है 10, फिर ये है 20, देन 30,
देन 40, देन 50, देन 60, देन 70 एंड देन 80। तो बस हम लोग क्या करना है, हम लोग का बोलना है ना कि देखिए यहाँ जरा देखिएगा ना, यहाँ हाँ यहाँ तक सो हो जाएगा। तो बोलोगे ना कि सर ये देखिए ना जीरो पे ना, ये देखिए यहाँ पर कि जीरो पे कितना है बच्चे, जीरो पे जीरो है, तो जीरो पे जीरो मिल गया हम लोगों को 1 पॉइंट, ठीक है ना, ऐसा करके। फिर 10 पे कितना है, 7 है, तो 10 पे 7, तो देखिए देखिए ना बच्चे 5 पे ना ये बीचों बीच आएगा, 5 ये बीचों बीच आएगा, तो हल्का सा 7 थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, तो हल्का सा 10 पे देखिए 7 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा इसको संभाल करके बनाइएगा। फिर देखिए 20 पे कितना है, 17 है, 20 पे कितना है, 17 है, तो 20 पे 17 बनाइए, तो देखिए यहाँ पर 20 ऐसे एकदम सीधा है, ये 20 पे 17, तो 20 पे ये 20 पे ये 20 पे गया है 17, तो 20 पे 20 यहाँ पर है, तो 17 थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना, 17। फिर है इसके बाद यहाँ पर क्या है 30 पे, यहाँ पर 20 बाद 30 पे कितना है, 40 है, 30 पे 40 है, तो 30 पे हो जाएगा 40, 30 पे हो जाएगा 40, ये हो गया, ठीक है। फिर है हमारा 30 पे 40 हो गया, फिर 40 पे 91 है, 40 पे 91 है, 40 पे 91 है, ये रहा, बिल्कुल सही है लाइन। 40 पे 90 हो गया, और ये 91 हल्का सा ऊपर कर लो, हल्का सा ऊपर, ठीक है ना, ग्राफ पेपर में ना अच्छे से पता चलता है, ठीक है ना। फिर 50 पे 97 है, 50 पे 97 है, तो 50 पे 97, हाँ स्केल सीधा रखिएगा ना एकदम, 50 पे 97, तो 100 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये 97 हो गया। और 60 पे पूरा का पूरा हमारा 100 है, 60 पे पूरा का पूरा हमारा 100 तो सीधा रखिए एकदम स्केल को, और 60 पे सॉरी 60 पे हाँ 100 है, 60 पे 100 है, तो 60 पे ये 100 हमारा यहाँ पर आ गया। बस हमको क्या करना है बच्चे, अब देखिए कर्व है, क्या है ये, कर्व है, क्या है ये, कर्व है, तो कर्व को हम लोग स्केल से ज्वाइन नहीं करते हैं, हम लोग उसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, ऐसे करके। फ्री हैंड मतलब ये नहीं कि इसको आगे पीछे तिरछा कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको आराम से ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे हुआ है, ये ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे, थोड़ा अच्छे से ज्वाइन करिएगा, ये थोड़ा सा मेरे से यहाँ पर हिल गया था, ठीक है ना, अच्छे से ज्वाइन करिएगा ऐसे करके, इसको थोड़ा डार्क कर दो, डार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो हमारा ये क्या है बच्चे, इस पॉइंट को करके ना ऐसे करके, इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ इस पॉइंट को आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, कैसे गलती कहीं ना कहीं हो रहा है, देखिए गलती यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये कर्व नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट नहीं था, मैं यहाँ पर गलती से कर दिया था, तो ये इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो। तो बस ये क्या है बच्चे, ये हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो यहाँ पर लिख दो ऐसे करके, ऊपर में आप लिख दिए हो तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया करो, बोला करो कि ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी कर्व, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। ये क्या था हमारा, ये था बच्चे 10 20 30 40 50, ये था हमारा, देखिए यहाँ पर ये क्या था बच्चे, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन है, ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए ऐसे करके कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, और स्केल से ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा। ये क्या है, ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर लिखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चे यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो बस बच्चे हमारा बन के रेडी हो गया है। बच्चे इसमें ना स्केल नहीं लिखते हैं, इसमें स्केल नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, तो बस इतना ही आपका आंसर हो गया है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा, यहाँ पर यहीं पर बता दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पर क्या करता हूँ आप लोग के लिए, पहले एक ऐसा करके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पहले से बना करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए बच्चे, तो अब क्या है बच्चे, अब है यहाँ पर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यहाँ पर ना बच्चे स्पेस नहीं था ना, तो मैं क्या कर दिया आप लोग के लिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो बच्चे देखिए सेम टू सेम, जैसा मैं हम लोगों ने क्या किया था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में नंबरिंग किया था ना, और नॉमेनक्लेचर किया था, सेम टू सेम वैसे ही मैंने क्या कर लिया है, मोर देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए भी क्या कर लिया बच्चे, नॉमेनक्लेचर और मार्किंग कर लिया है। तो देखिए बच्चे इसमें करना क्या है, करना बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर ये देखिए करना यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 में क्या है बच्चे 100 है, 0 में क्या है 100 है, तो 0 में 100 हम लोगों ने क्या कर लिया, इस पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे 10, 10 पे 93 है, तो स्केल लो, स्केल की हेल्प से यहाँ पर ये 10 है, तो 10 की हेल्प से 10 पे 93, तो यहाँ पर ये 90 हो गया, तो 95 ये देखिए ना 95 एकदम बीचों बीच में होगा, तो 93 हल्का सा नीचे होगा, तो यहाँ पर मार्क कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 पे 83 है, तो 20 पे आओ, ये हो गया 20 पे 83 है,
तो यहाँ 80 है, 85 बीचों बीच में होगा तो 83 हल्का सा ऊपर होगा, तो ये हो गया 83। फिर 30 पे क्या है, 60 है, 30 पे क्या है, 60 है, तो 30 आओ, 30 पे, 30 पे ये देखिए ये ऐसे करके 60 यहाँ पर है, 60 मार्क हो गया। फिर 40 पे क्या है, 40 पे 9 है, तो 40 पे आइए, 40 पे 9 है, तो 9 देखिए यहाँ पर ये 10 है, तो 10 से जस्ट नीचे, हल्का सा जस्ट नीचे क्या होगा बच्चे, ये 9 होगा। फिर 50 पे क्या है, 3 है, 50 पे 3 है, तो देखेंगे ना, तो 5 एकदम बीचों बीच में होगा, तो बीचों बीच से हल्का सा नीचे, तो 50 पे 3 है। और 60 पे क्या है, 0 है, 60 पे क्या है बच्चे, 0 है, तो यहाँ पर 60 पे 0 ऐसे करके मार्क कर देंगे। तो बस इसको क्या करना है बच्चे, इसको ज्वाइन करना है फ्री हैंड, तो ऐसे करिए, यहाँ पर 100 से पहले इसको ज्वाइन कर लो, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन करो ऐसे, देन इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये कुछ ऐसे, देन हमें ज्वाइन करना डायरेक्ट यहाँ पर आना है, तो इसको ऐसे करके ये इसको ऐसे ज्वाइन कर लो डार्क लाइन से। अब ये ऐसे ज्वाइन किए, फिर यहाँ पर ये 50 है, तो ये यहाँ से ऐसे करके 50, ये 50, फिर ये 0 पे ऐसे करके, तो ये बच्चे हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी कर्व। तो देखिए बच्चे ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे ही बनाया था लेस देन का, और सेम सेम ऐसे बना लिया हम लोगों ने क्या बच्चे, मोर देन का बना लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 14 है अ मैन बोरोड ₹25,000, एक मैन ने क्या किया है, बोरो लिया है, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, ये है आपका प्रिंसिपल है। वॉट टोटल अमाउंट पूछ रहा है, इट मीन्स आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट फाइंड करना है। वुड ही पे आफ्टर 1 ईयर, तो बताइए 1 ईयर के बाद, 1 ईयर मतलब कि यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है बच्चे, n इज इक्वल टू 1 ईयर है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एनुअली, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट मीन्स यहाँ पर आर ए गिवन है। फिर बोला जा रहा है कि एंड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बच्चे याद रखिए ना हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, तो बताता हूँ अभी। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे कि गिवन प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू है ₹25,000। फिर यहाँ पर है एन इज इक्वल टू है बच्चे 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चे, ये है 20%। तो बच्चे देखिए जब भी क्या होता है, जब भी ना लिखाया रहता है ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग हमेशा ना रेट को करते हैं 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 10% हाफ ईयरली। और टाइम को करते हैं बच्चे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2, यहाँ पर हो जाएगा हाफ ईयरली। ठीक है ना बच्चे, याद रखिए क्या करना है हम लोग को, जब भी हाफ ईयरली लिखाया रहेगा तो हम लोग रेट को करेंगे 2 से डिवाइड, टाइम को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और जब भी लिखा रहेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड 3 मंथ लिखा रहेगा, तो कंपाउंडेड 3 मंथ लिखा रहेगा तो रेट को करेंगे 4 से डिवाइड और टाइम को करेंगे बच्चे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस अमाउंट इज इक्वल टू होता है P 1 + R/100 होता है। तो P क्या है बच्चे, P है हमारा 25,000, 1 + R क्या है, R है हमारा 10/100 का वैल्यू क्या है 2 है। फिर यहाँ पर लिख देंगे 25,000। फिर यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर नीचे में इसको 1 लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 100 से, तो 1 × 100 100, फिर 1 का मल्टीप्लाई 10 से, 1 × 10 10, फिर 1 का मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो गया पावर 2। फिर यहाँ पर लिख दिए 25,000, 100 + 10 ये हो गया 110/100 देखिए पावर में 2 है ना, इट मीन्स इसको हम लोग को क्या करना है बच्चे, 2 टाइम्स राइट करना है। तो 25,000, तो यहाँ पर 110 मल्टीप्लाई 110 2 टाइम्स, नीचे में भी 100 नीचे में भी 100। यहाँ पर देखिएगा ऐसे करके यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया 25 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 110। देखिए बच्चे क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो पहले इन्हें नंबर को मल्टीप्लाई करवाइए, 0 को भूल जाइए। तो यहाँ पर ये है 25 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो 11 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे होता है 121, और यहाँ पर है 25। फिर 25 बन जा 25 कैरी 2, 25 2 जा 50, 50 और 2 52 कैरी 5, फिर 25 बन जा 25 और 5 30, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको आगे मल्टीप्लाई करने पर 3025। इट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया
3025, ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। और बच्चे यहाँ पर एक जीरो भी होगा, क्योंकि जीरो को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था। इट मीन्स कि ये मैन था ना, ये मैन जो बोरो लिया था 25,000, उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, इसको पैसा पे करना पड़ेगा 30,250 रुपीज़। क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा 1 साल के बाद, जब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और कंपाउंडेड क्या रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा। तो चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज। मतलब कि जो रोहित का एज है ना बच्चे, वो क्या है, 5 ज़्यादा है। मोर मतलब होता है ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज मतलब कि देखिए बच्चे, प्रदीप के एज से बोल रहा है, तो जिससे बोलता है ना बच्चे उसको एज्यूम करते हैं, जिससे बोलता है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे कि सॉल्व, बोलोगे कि ना प्रदीप के एज से बोल रहा है ना, तो प्रदीप के एज को क्या करिए आप, एज्यूम करिए। तो आप ऐसा बोलिए कि लेट द, हमेशा हम लोग प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप। तो प्रदीप का प्रेजेंट एज क्या है बच्चे, तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, x ईयर्स है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि एज ऑफ रोहित, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। तो रोहित का प्रेजेंट एज क्या होगा बच्चे, बोला जा रहा है ना कि 5 मोर देन, तो 5 को 5 लिख दिए, मोर मतलब होता है बच्चे प्लस, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई प्रदीप एज, प्रदीप का एज क्या है x, तो डेट इज 2 मल्टीप्लाई x, 2x और प्लस 5, 2x प्लस 5 कितना होता है 7x। तो बिल्कुल नहीं बच्चे, 7x बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है और यहाँ पर x है, तो ये कभी ऐड नहीं होगा। तो किसका, रोहित का एज क्या आ गया बच्चे, 2x प्लस 5 ईयर्स आ गया। अब आगे बोला जा रहा है कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, एज ऑफ प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ रोहित एज, कि जो प्रदीप का एज था ना क्या है बच्चे, वो 1/3 है रोहित के एज से। तो लिखते हैं इसमें, तो हम लोग बोलेंगे ना कि अच्छा आप एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिए ना, कि जब भी हमको ना क्या करता है, अगो पूछे या फिर आफ्टर पूछे, पहले का पूछे या बाद का पूछे, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में से ही क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं बच्चे। ये आप लोग को सिखा चुका हूं मैं सैंपल पर फर्स्ट में बच्चे, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि ना 6 ईयर्स अगो द एज ऑफ प्रदीप वॉज, तो क्या होगा एज है, तो 6 ईयर पहले का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 ईयर्स, ठीक है ना। एंड 6 ईयर्स अगो द एज ऑफ रोहित वॉज, तो रोहित का क्या होगा बच्चे, तो रोहित का एज अभी क्या है 2x प्लस 5 है, उसमें से क्या करोगे बच्चे 6 को माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा ईयर्स। तो 2x को 2x प्लस 5 माइनस 6, तो ये होता है बच्चे -1 ईयर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ना यहाँ पर कि ना 6 साल पहले प्रदीप का एज था, वो x माइनस 6 होगा। क्यों सर माइनस करें यहाँ पर, क्योंकि बच्चे पहले बोलता है ना, पहले का पूछता है तो माइनस करते हैं, और आफ्टर अगर लिखा रहता है, आफ्टर बाद का पूछता तो यहाँ पर प्लस करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे किए हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है कि 6 ईयर अगो एज ऑफ प्रदीप वॉज, तो प्रदीप का एज क्या है, प्रदीप का एज है x माइनस 6, एज ऑफ प्रदीप वॉज मतलब इक्वल टू 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई रोहित का एज क्या है 2x माइनस 1, ठीक है ना। तो हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर कि 3 है ना मल्टीप्लाई में, सॉरी 3 ना डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो बच्चे मल्टीप्लाई में होगा, तो 3x माइनस 6, फिर यहाँ पर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। हम लोग बोलेंगे कि 3 का x से 3x, 3 का 6 से 18, फिर 1 का 2x से, तो 2x, 1 का 1 से तो 1। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ समझिएगा ना कि यहाँ पर 3x लिख दिया, ये प्लस 2x है, इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा -2x, यहाँ पर है -1, ये -18 इस साइड आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा +18। तो 3x माइनस 2x ये होता है x, और -1 + 18 ये होता है 17। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू हमारा 17 आ गया है। और x क्या था बच्चे, x था हमारा प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप था। तो आप बोल सकते हो कि ना यहाँ पर बोल रहा था ना कि ना फाइंड देयर एजेस, उनका एजेस फाइंड करिए। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप, तो प्रेजेंट एज प्रदीप का क्या है बच्चे x था, तो x हो जाएगा बच्चे 17 ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, तो रोहित का कितना एज था बच्चे, रोहित का था 2x प्लस 5। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 2x प्लस 5, तो 2 को 2, x का वैल्यू है 17 + 5,
तो 17 2 ज़ा 34 + 5 34 + 5 39 ईयर्स। तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बच्चे देखिए ना क्वेश्चन नंबर 15 में ना बच्चे एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 का ही और है। तो या तो आप क्या करिए, इसको बनाइए या फिर आप इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग को क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का अब और को समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 के और में क्या बोला जा रहा है, तो 15 के और में बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। बच्चे याद रखिए जब भी कभी बोलेगा ना कंसेक्यूटिव नंबर, क्या बोलता है, कभी भी बोलता है ना कंसेक्यूटिव नंबर बोलता है ना, तो हमेशा हम लोग एज्यूम करते हैं पहले नंबर को x, दूसरे नंबर को x+1, तीसरे नंबर को x+2, फिर ऐसे करके हम लोग एज्यूम करते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है तो हम लोग फर्स्ट नंबर को एज्यूम करेंगे बच्चे यहाँ पर 5x, सेकेंड नंबर को एज्यूम करेंगे 5x+1, थर्ड नंबर को एज्यूम करेंगे बच्चे हम लोग 5x+2। अगर यहाँ पर बोलता है मल्टीपल ऑफ 8 तो हम लोग एज्यूम करते 8x, फिर 8x+1 और फिर एज्यूम करते 8x+2। बच्चे क्या होता है, ये ना एक तरीका होता है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 553 है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, पहले तो हम बोलेंगे ना कि लेट द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। तो पहला नंबर क्या है बच्चे 5x है, दूसरा नंबर क्या है बच्चे 5x+1 है। बच्चे याद रखिएगा ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, ब्रैकेट देना अगर भूल जाओगे ना तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्या होगा बच्चे 5x+2 होगा, ठीक है ना। फिर आगे बोला जा रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि सम ऑफ 3, तो सम करना है, सम करना है किसको 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि पहला है बच्चे हमारा 5x, दूसरा है हमारा 5x+1, तीसरा है हमारा 5x+2। इसको सम करना है, ये इज मतलब इक्वल टू, सम करने पे कितना आएगा बच्चे 555 आएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 5x है तो 5x से लिख दिए, यहाँ पर 5 का x से मल्टीप्लाई 5x और 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5, फिर 5 का x से मल्टीप्लाई 5x, फिर 5 का 2 से मल्टीप्लाई 5 2 10 इज इक्वल टू 555। फिर नेक्स्ट है बच्चे 5 + 5 + 5 ये हो जाएगा बच्चे हमारा 15x, और 5 + 10 ये हो जाएगा बच्चे 15 इज इक्वल टू 555। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि 15x को यहीं पर छोड़ दो। बच्चे याद रखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जिसमें वेरिएबल नहीं रहता है ना उसको पहले प्लस या माइनस करके भेजते हैं आगे पीछे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको भेजेंगे, तो यहाँ पर 555 है, ये +15 है इस तरह का बच्चे, तो ये हो जाएगा -15। तो 5 - 5 0, 5 - 1 4 और यहाँ पर 5, तो 15x कितना आ गया बच्चे, 15x आ गया हमारा 540। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ना बोलेंगे ना अब कि x को यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर 540 है, ये मल्टीप्लाई में 15 इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि 5 के टेबल से ये 3 बार में, 5 के टेबल से 5 1 जा 5 0 8 बार में, फिर 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 6 जा 18। तो यहाँ पर x को यहाँ पर सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 36 आ गया है। तो x क्या था हमारा, तो x तो हमारा कुछ था ही नहीं, हमारा तो क्या है मल्टीपल, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू, फर्स्ट मल्टीपल क्या है बच्चे 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है 36 है, तो 5 6 जा 30 0 कैरी 3 5 3 15 16 17 18। तो यहाँ पर क्या आ गया 180 आ गया। फिर बोलेंगे कि सेकेंड SCOND सेकेंड मल्टीपल ऑफ 5 ये हो जाएगा 5x+1। तो यहाँ पर 5x का वैल्यू क्या है 36 + 1, इसको बिना सॉल्व किए ही आप इसको 185 बोल सकते हो। क्यों सर 185 बच्चे, इसलिए 185 ना क्योंकि ये मल्टीपल है 5 का, मतलब कि इन दोनों के बीच में ना 5 का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5x+2 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 5 को 5 बोल दिए, x का वैल्यू 36 + 2, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो ऐसे करके 5 मल्टीप्लाई 36 + 2 38 और मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 190 ही आएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी लिख सकते थे। यहाँ पर 180 है तो इसके बाद 5 का इसका जस्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा 185 होगा, और फिर जस्ट क्या होगा इसके बाद 190 होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे ओवर होते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड 18 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या होगा, इस सैंपल पर 2 का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।